Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today we discuss about beta, the most important part of breathing and exchange of gases, the capacity and the volume, lungs volume and lungs capacity. The two things are very important, lungs volume and lungs capacity. ये यहाँ से ही बेटा आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा, जो कि आपको नीट में कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, प्रीवियस जो हम आपको पढ़ाए थे बोर्स इफेक्ट, हेल्डर इफेक्ट, उसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। उसका साथ साथ मैं आपको आज पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ को पहले रिवाइज कर देते हैं और एक बार आपको समझने में इजी लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जो आपको मैं जो बोला था, बोर्स इफेक्ट, हेल्डर इफेक्ट एंड आपका था कौन सा है जो आपका क्लोराइड से, ठीक है। तो हम आपको सिंपल सा चीज से स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज मालूम ही है क्योंकि हम जब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाए थे तब ये चीज को बताया था आपको। तो वो क्या था आपका, ये मान के चलिए आपका क्या है बेटा, ये आपका आरबीसी है, ठीक है। इधर मैं आपको आरबीसी का डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये क्या है आपका आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी में आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड इन हुआ तो उसका साथ अंदर में क्या है बेटा, वाटर प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला के क्या बना दिया बेटा, H2CO3। क्या बना दिया, H2CO3। तो ये जो H2CO3 बना, ये क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। H2CO3 क्या है बेटा, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना है, H2CO3। किसका प्रेजेंस है, एंजाइम का नाम बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आपका ये जो बना, ये क्या बना बेटा, कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल है वो ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया बेटा, H+ और आपका HCO3-, ठीक है। क्या हो गया बेटा, ये होगा HCO3-। तो ये HCO3 क्या होगा, ये इसलिए आपका कहां चले जाएगा, प्लाज्मा में चले जाएगा। अब इसका बाहर में क्या बेटा, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में चला गया, वहां से आपका क्या है, क्लोराइड है, जो कि कहां से आया है, ये क्लोराइड आपका क्लोराइड माइनस आया, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड से आया है, ठीक है। तो ये क्लोराइड क्या होगा आपका, क्लोराइड जो है आपका ये कहां जाएगा बेटा, ये आपका अंदर आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कार्बोनेट आयन जब आपका बाहर जा रहा है, बाहर से क्या आ रहा है आपका, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम बोल सकते हैं, ECF क्या बोल सकते हैं बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपको क्या आया बेटा, क्लोराइड आया। कहां पे आया आपका, आरबीसी के अंदर आया। जैसे ही आपका आरबीसी के अंदर आ गया, ठीक है, जैसे ही आपका आरबीसी के अंदर आ गया और उसका अंदर में आपका जो कार्बोनेट है वो कहां चला गया, बाहर चला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोल रहे हैं उसको, क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, हैमबर्गर फेनोमेनन। क्या बोलेंगे बेटा, हैमबर्गर फेनोमेनन, ठीक है। हैमबर्गर फेनोमेनन बोलेंगे, ये साइंटिस्ट का नाम है, हैमबर्गर फेनोमेनन। अब जो असली जो खेल वो भी चालू होगा। अब क्या होगा, ये जो आपका है ये कहां जाएगा, ये आपका ये फ्लूइड लेके कहां जाएगा बेटा, लंग्स तक जाएगा। कहां पे जाएगा, ये आपका लंग्स जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा, ये आपका लंग्स जाएगा। तो लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स में आपका जो आरबीसी है, लंग्स में यहाँ पे आपको मैं आरबीसी का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका आरबीसी में ऑलरेडी आपका क्या इन हो गया है, ऑलरेडी आपका क्लोराइड इन हो गया है कि नहीं। आपका जो आरबीसी में ऑलरेडी क्या है, आपका क्लोराइड है कि नहीं। तो ये क्या होगा, लंग्स में जैसे जाएगा, ये क्या होगा बेटा, लंग्स से जो आपका जो उसमें जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगा, उसमें रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा होगा वो चीज, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो आपका जो क्लोराइड था ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर चले जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बाहर हो जाएगा। और उसका जो आपका ये जो हाइड्रोजन आयन जो है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, अगर हाइड्रोजन आयन का लेवल आपका सेल्स में बढ़ गया तो आपका क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आपका सेल में अगर बढ़ गया तो आपका पीएच क्या हो जाएगा बेटा, पीएच आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पीएच जैसे आपका घट जाएगा, तो ये जो पीएच आपका जैसे घट गया तो कैसा होगा, आपका पीएच घट जाने से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन के साथ जो आपका हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है, ठीक है, जो आपका हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये क्या होगा, ये आपका ऐसा ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपका ये जो हीमोग्लोबिन का जो आपका जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये जो आपका हीमोग्लोबिन जो आपका ये जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब क्या होगा, तब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन अटैच हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका हीमोग्लोबिन अटैच हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन अटैच हो गया तो फिर आपको क्या बना दिया, कार्बन हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो यही क्या है बेटा, यही आपका हाल्डेन इफेक्ट है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका हाल्डेन इफेक्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हाल्डेन इफेक्ट हो गया। और आपका जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे आपका ज्यादा बढ़ गया तो आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन ब्रेकअप हो गया, ऑक्सीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड था ब्रेकअप हो गया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा मतलब आपका क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, ये जो आपको कार्बोनिक एसिड भी ज्यादा होगा, और क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी आपका ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, बाइकार्बोनेट सॉरी कार्बोनिक एसिड ज्यादा हो गया, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, और वो आपका क्या हो रहा है, H हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, तब आपका क्या हो रहा है, तब आपका ये जो ऑक्सीमोग्लोबिन जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। और आपका हीमोग्लोबिन के साथ कौन अटैच हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हाल्डेन इफेक्ट। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है क्योंकि आपका डिसोसिएट हो जा रहा है H प्लस HCO3 तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं बोर्स इफेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो हाल्डेन इफेक्ट हो गया, आपका बोर्स इफेक्ट हो गया, क्लोराइड शिफ्ट हो गया। तो जब ये आपका जो लंग्स में जा रहा है, ये जो आरबीसी जब आपका लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है, तब क्या होगा, अंदर में क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोराइड क्या होगा, क्लोराइड बाहर जाएगा, और अंदर से क्या आएगा, अंदर से सोडियम आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो ट्रांसपोर्ट जब ये होता है, जब आपका ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा, जो आपका ये ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट कहां तक, लंग्स तक, कौन सा फॉर्म में जाता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्म में जाता है, ठीक है, NaCO3 फॉर्म में जाता है। तो NaCO3 आपका क्या है, आपका मतलब जो क्या हो जाएगा, आपका क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर क्या जाएगा बेटा, सोडियम जा रहा है। तो अब जो आपका ये जो चीज बाहर में था, ठीक है, CO3 जो बाहर में था वो कहां चला गया, वो आपका अंदर चला गया, है कि नहीं। तो CO3 जैसे आपका अंदर चला गया, तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका ये जो CO3 ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके क्या देगा हमको, H प्लस, फिर से वही चीज होगा, है कि नहीं, फिर से क्या होगा बेटा, वही चीज होगा, H प्लस HCO3 माइनस, है कि नहीं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका अंदर में जो आपका हाइड्रोजन आयन के साथ कौन बॉन्ड बना देगा, आपका हाइड्रोजन जो आपका ये है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के साथ आपका क्या हो जाएगा, आपका जो बाहर का जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वो अंदर चले जाएगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका क्या अंदर चला गया, और क्लोराइड क्या हो बाहर हो गया, उसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे, मतलब बाहर में आपका जो क्लोराइड था, जो सॉरी आपका अंदर में जो क्लोराइड था वो बाहर हो गया, और बाहर का जो आपका जो सोडियम था वो कहां गया, सोडियम बाइकार्बोनेट वो अंदर हो गया। तो आपका ये जो जैसे आपका अंदर हो गया, तो आपको उसका अंदर हाइड्रोजन के साथ आपको क्या हो गया, बाइकार्बोनेट मिला के क्या बना दिया बेटा, कार्बोनिक एसिड बना के, फिर से H2CO3, तो ये H2CO3 फिर से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस HCO3 माइनस, तो ये जो आपका HCO3 माइनस से क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, एक्सेल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा चलता है, पूरा प्रोसेस चलता है। तो यही आपका क्या हो गया, आपका ये हाल्डेन इफेक्ट हो गया, बोर्स इफेक्ट हो गया, क्लोराइड शिफ्ट हो गया, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो गया। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कुछ नहीं बेटा, जो क्लोराइड अंदर में था वो बाहर चला गया, और बाहर में जो आपका जो बाइकार्बोनेट था, जो किसका फॉर्म में था, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो अंदर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट अंदर आ गया, तो जो हाइड्रोजन आयन के साथ क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा, फिर से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल तो डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस HCO3 माइनस हो जाएगा, तो ये HCO3 माइनस से आपको क्या रिलीज आउट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगा, और वो आपका एक्सेल आउट होके वो रिलीज बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्लियर कट फेनोमेनन, मतलब क्लियर कट आपका एक पिक्चरल व्यू है। तो इसको आप अच्छा से और अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखो, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, और पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं बेटा। आगे हम देखेंगे बेटा आपका जो वॉल्यूम वगैरह है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कैसे हमारा कौन सा वॉल्यूम क्या है, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं लंग्स का वॉल्यूम को कैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली आपका लंग्स का जो कितना हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, कैपेसिटी, उसके लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। आपका कोरोना का टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है स्पाइरोमीटर का, ठीक है। इसका यूज हो रहा है बेटा, स्पाइरोमीटर का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कोरोना का टाइम में। आपका सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, स्पाइरोमीटर। आप पिक्चर वगैरह में उसका देखे होंगे, ठीक है। स्पाइरोमीटर यूज करके हम जान पा रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना है, उसको बेसिस से हम क्या कर पा रहे हैं। जैसे मान के चलो बहुत सीरियस पेशेंट हो जाएगा तो उसको वेंटिलेटर कर रहे हैं, नहीं। तो आप इसी से आपको पता चल जाएगा कि किसका कैसा आपका वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसको मैं अच्छे से इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे बेटा वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम को देखेंगे कैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो लंग्स का वॉल्यूम को मेजरमेंट करने से पहले हम कुछ टर्म जानेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है।
ज्यादातर आपका लंग्स का 4 वॉल्यूम रहता है और 5 कैपेसिटी रहता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और आपका फ्रैक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं, पहला लंग्स का वॉल्यूम देखेंगे। तो लंग्स का वॉल्यूम को हम, लंग्स का वॉल्यूम कितना हमें डिवाइड बाय 4 टाइप का है। कितना टाइप का है लंग्स का वॉल्यूम? 4 टाइप का है, ठीक है। तो जो टाइप्स है आपको उसको हम देखते हैं। चलिए पहले हम देखेंगे आपका जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे चुपचाप एक नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको हम? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो उसको हम लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या है? रेस्पिरेशन इन नॉर्मल कंडीशन, रेस्पिरेशन इन नॉर्मल कंडीशन, उसमें आपका फोर्सफुली कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं मतलब आपका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है, उसका साथ साथ क्या हो रहा है आपका जो आपका नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है टाइडल वॉल्यूम, जिसका आपका मेजरमेंट क्या है? कितना बेटा? 500 ml। कितना बेटा उसका? 500 ml, ठीक है। तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम बस टीबी करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं ऐसा करके? टीबी, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ठीक है। अब हम देखेंगे हम मिनट में कितना बार हमारा हम अपना लंग्स मतलब कितना बार हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट। तो हम अब जानते हैं, ये आपको बुक में नहीं है, आपको बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। 1 मिनट में 12 to 16 टाइम हमारा क्या होता है बेटा? 12 to 60 टाइम्स हम रेस्पिरेशन करते हैं। कितना टाइम? 1 मिनट में 12 to 60 टाइम्स करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितना टाइम करते हैं? 12 to 60 टाइम। तो आपका अगर 1 मिनट में हम कितना बार आपका रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना वॉल्यूम हम इन करें, कितना वॉल्यूम आउट हो रहा है, उसका हिसाब हो जाएगा। तो आपका 1 मिनट में 12 to 60 टाइम हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आगे। तो आपका ये हम कैलकुलेट करेंगे 500 टाइडल वॉल्यूम इनटू 1 मिनट में कितना बार हो रहा है? 12 to 60। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 6000 ml टू 8000 ml, ठीक है। तो आपका 1 मिनट में 6000 ml टू 8000 ml क्या हो रहा है आपका रेस्पिरेशन में, आपका लंग्स में वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। तो आपका ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, होगा 1 मिनट का वैल्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे जो आपका टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम में क्या हो रहा है बेटा? टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml से 350 ml कहां पे जा रहा है? आपका एल्वियोली तक पहुंच रहा है। जो आपका 500 ml है उसमें से 350 कहां पे पहुंच रहा है? उसमें से 350 आपका कहां पे जा रहा है बेटा? एल्वियोली में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? आपका एल्वियोली में। क्यों? एल्वियोली में आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा, आगे एल्वियोली में क्या होता है? आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो 350 ml जो आपका एल्वियोली में जा रहा है, ठीक, तो उसमें से क्या होगा आपका? उसमें से आपका जो एक्सचेंज होगा, जो बाकी जो रेस्ट रहेगा आपका कितना? 150 ml आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो गया? आपका ब्रोंकस हो गया, आपका फिर ट्रैकिया हो गया, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही क्या होता है? रह जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये आपका नीट में पूछा है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। और वॉल्यूम का हम हिसाब रखना ml में, किसमें ये करते हैं? ml में, ठीक है। तो आपका 150 जो ml है, ये मतलब 500 ml का ये मैं पार्ट्स को बोल रहा हूँ। एक तो हो गया 350 और एक आपका रेस्ट हो गया 150। तो ये 150 कहां पे रह जाता है? आपका ब्रोंकस में रह जाता है, आपका ट्रैकिया में रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये हो गया, क्लियर हो गया ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे जो है बेटा ये क्या है आपका? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आईआरवी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। चलिए देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब होगा आप तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, उसका साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? आप एक कुछ फोर्सफुली सांस को ले रहे हैं, मतलब फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? आपका फोर्सफुली हो रहा है। तो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be forcefully inspired, that can be forcefully inspired। तो आपको फोर्सफुली क्या कर रहे हैं? आप एयर को ले रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आपका नॉर्मल के साथ साथ आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कैसा होगा बेटा?
टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो है आपका वो ऐड होगा, उसका साथ साथ क्या है आपका जो एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है। तो ऐसे देखा जाए तो आपका टोटल अभी कैलकुलेट कर देता हूं, जो आपको बुक में है उसका रेंज कितना है बेटा 2500 ml टू 3000 ml, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV 2500 ml से 3000 ml, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ERV, यही भी से वही है ERV एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम वो क्या है आपका, आप कितना फोर्सफुली मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना फोर्सफुली मतलब एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका एक्सेल कर रहे हो। हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका रामदेव का जो कपालभाति और जो होता है कि नहीं, उसमें क्या होता है वो जो आपका पेट वो अंदर धक्का दे देता है, तो वो क्या होता है आपका जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम वो बाहर हो जाएगा, फोर्सफुली हो जाता है। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be forcefully, ये forcefully का टर्म मैं दे रहा हूँ, forcefully मतलब आप समझ रहे हैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, forcefully expire और excel, ठीक है, forcefully expire और excel, इसको हम क्या बोल सकते हैं inspire और inhale, ठीक है, expire आपका excel, inspire और inhale। तो expired रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना हो रहा है बेटा, expired रिजर्व वॉल्यूम उसका जो रेंज है expired रिजर्व वॉल्यूम का वो है आपका 1000, एक्चुअली उसका रेंज देता है आपको 1000 से 1000 ml से 1200 ml, लेकिन हम ले रहे हैं बीच का जो आपको मीडियम वाला है उसको ले रहे हैं 1100 ml, ठीक है। कितना ले रहे हैं हम एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम 1100 मतलब 1100, ठीक है, ये आपका एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद कुछ वॉल्यूम क्या होता है आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन होने के बाद भी वो आपका लंग्स में रह जाता है, ठीक है, लंग्स में नहीं तो आपका क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा ना, तो लंग्स में थोड़ा बहुत आपका क्या हो जाता है बेटा रेसिडुअल एयर रह जाता है, क्या रहता है लंग्स में रेसिडुअल एयर रह जाता है, ठीक है। फोर्सफुली एक्सपायरेशन होने के बाद भी IRV के बाद भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है आपका लंग्स में एयर रह जाता है, तो वो जो एयर रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। हम लिख सकते हैं रिमेनिंग ऑफ एयर, रेसिडुअल वॉल्यूम को लिख सकते हैं रिमेनिंग ऑफ एयर प्रेजेंट इन alveoli after forcefully expiration, तो रिमेनिंग ऑफ एयर प्रेजेंट इन द alveoli आफ्टर forceful expiration, उसका जो रेंज है बेटा वो क्या है आपको, उसका रेंज है आपका 1200, ठीक है, 1200 ml। तो ये आपका वॉल्यूम का हुआ। तो इस टाइप का कैपेसिटी का है इंस्पायर्ड कैपेसिटी के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ आपका क्या पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आपका जो आपका डिजीज है, ठीक है, जैसे आपका COPD हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, अस्थमा क्या है आपका, कैसे आपका मतलब जो लंग्स रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो सकता है, ठीक है, वो सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आपका ये आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लेंथी क्लास नहीं था ये, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट है, जैसे मैं जो इफेक्ट्स वगैरह बताया, उसका साथ साथ ये वॉल्यूम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमको ये वाला जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये वाला चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।